अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इस रोज़ ऑफिस बंद करने से पहले जो आखिरी क्लाइंट मुझसे मुलाकात करने आया वो सूरज से ही चौखट दिखाई देता था। इसकी ज़ात के हवाले से ये मेरा पहला तासुर था। जब इसने ज़बान खोली तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन के मुस्ताक अपने अहमक होने पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। इस शख्स ने खड़े खड़े अजीब से लहजे में मुझसे इस्तफसार किया, वकील साहब क्या आपकी शादी हो गई है? अगर आप सिर्फ यही मालूम करने आए हैं तो मेरा जवाब नहीं में है। मैं अभी तक इस नेमत से महरूम हूँ, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और अगर आपको मुझसे कोई कानूनी मदद दरकार है तो फिर तशरीफ़ रखें। बात के इख्तिताम पर मैंने अपनी मेज़ की दूसरी तरफ बिछी कुर्सियों की जानिब इशारा भी कर दिया था। वो इंतहाई बददिली से एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने देखते हुए उकताहट आमेज़ लहजे में बोला, जब आपकी शादी ही नहीं हुई तो फिर मैं बैठकर क्या करूँगा? फ़र्ज़ करें अगर मैं शादीशुदा होता तो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तब आप किस मकसद से मेरे पास तशरीफ़ लाए थे? वकील साहब, मैं एक मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। वो मेरे ऑफिस में चारों जानिब चौकन्ना अंदाज में निगाह दौड़ाते हुए बोला, जैसे खदशा हो कि इसकी बातें कहीं मेरे अलावा कोई और न सुन रहा हो। आप अपनी मुश्किल की तफसील बताएं। मैंने रफ पैड और कलम संभालते हुए कहा, हो सकता है कि मैं आपके किसी काम आ जाऊं, लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे अपना नाम बताएं। मेरा नाम अफजल है। वो टटोलती हुई नज़र से मुझे देखते हुए बोला, जैसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा हो कि वो मुझे अपने राज से आगाह करके कोई गलती तो नहीं करने जा रहा। मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान हूँ, जो कि अब कानूनी एतबार से मेरी बीवी नहीं रही, लेकिन हज़ार कोशिश के बावजूद भी मैं इसे अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं पाया हूँ, और इसका सबब है फरजाना। क्या फरजाना आपकी ज़िंदगी में आने वाली कोई दूसरी औरत है? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, फरजाना मेरी अकलौती बेटी का नाम है जो शबाना की तहवील में है। तो ये शबाना वही खातून है जो कभी आपकी बीवी हुआ करती थी? मैंने कहा। आप बिल्कुल ठीक समझे हो वकील साहब। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, माशाल्लाह आप बहुत काबिल और तजर्बेकार वकील लगते हैं। मुझे यकीन हो चला है कि आप मेरे मसले को समझ जाएंगे, बल्कि इस मसले को हल करने के लिए कानूनी चाराजोई में मेरा भरपूर साथ भी देंगे। बेशक दूंगा, मैंने ठोस लहजे में कहा, लेकिन एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बिठा लें कि मैं सिर्फ हक का साथ देता हूँ, हक और सच। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला, मैं आपसे कोई गलत बयानी नहीं करूँगा। उम्मीद है कि आप मेरी परेशानी का कोई पायदार हल निकाल लेंगे। ज़रूर निकालूंगा, मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, लेकिन इसके लिए मुझे आपके हालात से मुकम्मल आगाही की ज़रूरत है। आधी अधूरी मालूमात की बिना पर उठाए जाने वाले इक़दाम कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं होते। अब ठीक कह रहे हैं वकील साहब। वो सर को असबादी जुम्बिश देते हुए बोला, मैं आपको अपनी मुसीबत के बारे में सब कुछ खुलकर बताऊंगा, आगे आपका काम है। पहले तासुर में फजल मुझे जितना अहमक नज़र आया था, दर हकीकत वो ऐन इस दर्जे पर फाइज था नहीं। मुमकिन है इसी मुसीबत ज़दगी ने उसकी मत मार रखी हो और वो नादानिस्तगी में ऊट पटांग हरकतें करने पर मजबूर हो गया हो, जिसका इसे खुद भी एहसास ना हो। बाज़ लोग तबन और फितरतन इतने ज़्यादा भोले और सादा होते हैं कि इनके अक़वाल व आफ़ाल और हरकत व सकनात बेवकूफ़ की हदूद में दाखिल हो जाती हैं। अफजल को आप इसी कैटेगरी का इंसान समझ सकते हैं। इसकी बात से मैं इतना तो जान चुका था कि वो अपनी बीवी शबाना को छोड़ चुका था और उसकी अकलौती बेटी को माँ अपने साथ ले गई थी, और अफजल अपनी बेटी को हासिल करने के लिए कोशा था। मगर जब उसने अपनी विपदा का आगाज़ किया तो पता चला कि वो माँ बेटी तो उस घर में रह रही थी। अलबत्ता अफजल को शबाना ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि मज़कूरा घर शबाना के नाम था। इस शाम अफजल नामी दराज कामत इस शख्स ने अपने जो हालात बताए, मैं इनसे गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि आप भी इस मामले से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाएं। अफजल की रिहाइश गाह महमूदाबाद के मेन बाज़ार में थी। यह लगभग 120 गज़ का एक मंजिला मकान था, जो कि कॉर्नर प्लाट पर तामीर किया गया था। मकान का जो हिस्सा मेन बाज़ार की जानिब था, वहाँ एक कुशादा दुकान भी निकाली गई थी।
घर में दाखिले का रास्ता बगली गली में से था। ये मकान कोई मजमूई तौर पर 2 छोटे बेडरूम, एक मुनासिब ड्राइंग रूम और मुख्तसर से सहन पर मुश्तमिल था। छत पर ले जाने वाले जीने के नीचे एक छोटा सा स्टोर रूम भी बना हुआ था, जिसके बिलमुकाबिल घर का बावर्ची खाना था। 3 अफराद की ये फैमिली इस घर में हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी कि इनके अमन सुकून को फरीद हुसैन की नज़र लग गई। फरीद हुसैन एक हैंडसम और चलता पुर्जा किस्म का 45 साला प्रॉपर्टी डीलर था, जो इत्तेफाक से इनका किराएदार भी था। इनके घर की मेन रोड वाली दुकान में फरीद हुसैन ने एस्टेट एजेंसी बना रखी थी। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि मज़कूरा घर शबाना के नाम था, इसलिए घरेलू मामलात में ज़्यादातर शबाना ही की चलती थी। अफजल किसी प्रॉपर्टी डीलर को मकान देने के हक में नहीं था, मगर शबाना को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। लिहाजा अफजल की मुखालफत बराए मुखालफत ही साबित हुई और शबाना ने वो दुकान फरीद हुसैन को किराए पर दे दी, जहां उसने अपनी एस्टेट एजेंसी खोल ली। अफजल की साबिक बीवी शबाना की सरकारी नौकरी थी। वो महकमा तालीम में किसी अच्छे ओहदे पर फाइज थी और ये मकान उसने अपनी आमदनी से बनाया था। ये ठीक है कि मकान की तामीर में कुछ पैसे अफजल ने भी मिलाए थे, ताहम गालिब रकम शबाना ही की लगी हुई थी। यही वजह थी कि मकान की मिल्कियत शबाना के नाम थी। अफजल का कोई बाकायदा जरिया आमदनी नहीं था। वो सब्जी मंडी में फल और सब्जियों की खरीद और फरोख्त से कुछ पैसे बना लेता था, जिसके लिए उसे रात के आखिरी पहर सब्जी मंडी जाना पड़ता था। वो सुबह के लगभग 10 बजे मंडी से वापस लौटता और नाश्ता करने के बाद लंबी तान कर सो जाता। वो शाम से थोड़ी देर पहले बेदार होता और नहा धोकर तैयार होकर घर से निकल जाता। ये इसके शौक की तकमील का वक्त था, जहाँ से निस्फ शब या इसके बाद इसकी वापसी होती। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि अफजल को अदाकारी का शौक था। एक्टिंग का कीड़ा बड़ा सितमगर होता है। ये जिसके दिमाग में कुल बुलाने लगे, समझो इसकी ख्वाहिश शुरू हो गई। मादूदे चंद ऐसे खुशनसीब होंगे जिनकी अदाकारी की ख्वाहिश पूरी हुई हो और फिर वो किसी नुमाया मकाम पर भी पहुँचे हों। अफजल के पास तालीम और हुनर था और ना ही कोई और सोर्स कि उसकी राह हमवार हो जाती। अलबत्ता कई एक डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर ने उसे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा था और उससे खिदमत करा रहे थे। फल फ्रूट का तो वो काम करता ही था, लिहाजा हर मौसमी फल वाफिर मिकदार में इन चांस दिलाने वालों की खिदमत में पेश करना उसके लिए मुश्किल नहीं था। अलावा अज़ीं वो डायरेक्टर्स की फरमाइश पर चिकन और मटन कढ़ाई के बड़े बड़े पार्सल और मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ भी स्टूडियोज़ पहुँचाया करता था। मगर अफसोसनाक बात यह थी कि अभी तक इसे कैमरे के सामने आने का मौका नहीं दिया गया था। किसी ड्रामे में बाकायदा रोल मिलना तो दूर का ख्याल था। अफजल के इस शौक से हर बीवी की तरह शबाना भी सख्त नाला थी और इसी मौजू को लेकर अक्सर इनमें तल्ख कलामी हो जाया करती थी। मैंने कभी तुम पर दबाव डाला कि ज़्यादा कमाओ? शबाना उसे समझाने की कोशिश करती। तुम सब्जी मंडी से जितना कमा लेते हो हमारे लिए वही काफ़ी है। मेरी सरकारी नौकरी है और दुकान का किराया भी आ रहा है। हमें किसी चीज़ की कमी है जो तुम आधी रात तक अपना वक्त बर्बाद करते रहते हो, और वो भी एक ऐसे मकसद के हुसूल की खातिर जो कभी पूरा होने वाला नहीं। मायूसी गुनाह है शबाना, वो फलसफियाना अंदाज में कहता। मुझे यकीन है कि एक रोज़ मुझे कामयाबी मिलेगी। फ़िलहाल तो इन्हें कामयाबी हासिल हो रही है, शबाना मायनाखेज़ अंदाज में बोली। तुम किन की बात कर रही हो? वही लोग जिनकी खिदमत में तुम मसरूफ़ हो और जो तुम्हें मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब और सब्ज़ बाग दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। शबाना के लहजे में तल्खी घुली हुई थी। ऐसी बात नहीं है शबाना, वो बड़े वसूख से कहता। कोई मुझे बेवकूफ़ नहीं बना रखा, ये सब नसीब का खेल है। अभी तक तो यही देखने में आया था कि वो लोग नसीब खा रहे हैं जो तुम्हारे दिमाग से खेल रहे हैं, शबाना ने तंज़िया अंदाज में कहा। और तुम? शबाना ने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया था, जिसका वाज़ेह मतलब यही था कि और तुम ठहरे अज़ली बदनसीब। अफजल ने अपनी बीवी के ख्यालात का बुरा मनाए बगैर कहा। जब मैं हर शाम टीवी ड्रामों में नज़र आने लगूंगा तो सबकी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। हफ्ते 10 दिन में इनके बीच इस नौइयत की कभी मुख्तसर और कभी तवील मकालमेबाजी हो जाया करती थी और वो दोनों इस मुमारी के आदी हो गए थे।
لیکن فرزانہ اپنے والدین کا اس طرح جھگڑنا اچھا نہیں سمجھتی تھی۔ وہ اپنی خفگی کے اظہار کے طور پر دونوں سے بات چیت بند کر دیا کرتی تھی اور وہ دونوں جواباً اپنے اپنے انداز میں صفائیاں پیش کرتے تھے۔ فرزانہ تم ابھی بچی ہو، شبانہ اس سے کہتی، میٹرک کی اسٹوڈنٹ ہو، تم ہر چیز کو اچھی طرح سمجھتی ہو۔ بتاؤ میں تمہارے باپ سے کون سی غلط بات کرتی ہوں؟ آپ دونوں ہی غلط ہیں، فرزانہ نے خفگی آمیز انداز میں کہا۔ جس مسئلے کا کوئی حل نہیں، اس پر بحث و تکرار کا فائدہ کیا؟ آپ کو پتہ ہے نا ابو اپنا شوق نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے آپ ہی صبر کر لیں۔ صبر ہی تو کیا ہوا ہے، جبھی تو یہ گاڑی چل رہی ہے، شبانہ نے معنی خیز انداز میں کہا، ورنہ افضل جیسے نکمے انسان کے ساتھ گزارا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ میں جو کچھ بھی کہتی ہوں اس میں تمہارے باپ ہی کی بھلائی ہے، تم خود دیکھ رہی ہو نا ٹی وی کے بعض ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کس طرح تمہارے باپ کے شوق کو اس کی کمزوری سمجھ کر اسے بے وقوف بنا رہے ہیں۔ میرے دیکھنے اور نہ دیکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا امی، فرزانہ نے جھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ آپ دونوں میں سے کوئی بھی سدھرنے والا نہیں ہے، آپ لوگ مجھ پر ایک احسان کر سکتے ہیں؟ بات کے اختتام پر فرزانہ نے سوالیہ نظر سے ماں کی طرف دیکھا تو وہ حیرت بھرے لہجے میں بولی، کیسا احسان؟ میں روزانہ 5-6 گھنٹے اسکول میں ہوتی ہوں، وہ زخمی لہجے میں بولی۔ اس دوران میں آپ دونوں اپنے دل کی بھڑاس نکال لیا کریں، میرے سامنے یہ روز روز کی تو تکار نہ کیا کریں۔ جب تم اسکول میں ہوتی ہو تو یہ پڑا سو رہا ہوتا ہے، شبانہ نے کچھ ایسے انداز سے کہا کہ اگر افضل اس دوران میں جاگ رہا ہوتا تو وہ کہاں رکنے والی تھی۔ میں ایک سوئے ہوئے شخص سے کیا جھگڑا کروں گی؟ تو آپ ابو کو جگا لیا کریں، فرزانہ نے جلے بھنے لہجے میں کہا، تاکہ اس نیک کام میں کوئی تاخیر اور تعطل پیدا نہ ہو۔ جب فرزانہ اپنے باپ کے پاس اکیلی ہوتی تو وہ بڑے دلار سے کہا کرتا، فرزانہ تم میری شہزادی بیٹی ہو نا؟ جی ابو، فرزانہ اس بات میں جواب دیتی۔ بیٹا جی تمہاری ماں سمجھتی ہے کہ میں کوئی احمق انسان ہوں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ پرخیال انداز میں کہتا، میں بس اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہوں اور جانتا ہوں کہ اس فیلڈ میں اپنے لیے جگہ بنانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں ایک دن ضرور ٹی وی آرٹسٹ بنوں گا اور تم اپنے باپ پر فخر کرو گی۔ میں تو اب بھی آپ پر فخر کرتی ہوں ابو، وہ دھیرے سے کہتی۔ میں جانتا ہوں میری شہزادی، وہ پیار بھرے لہجے میں کہتا۔ مگر ایک سپر اسٹار کی بیٹی ہونے کا ایک الگ مزہ ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ مجھے کسی اسٹار کی بیٹی ہونے کی کبھی تمنا نہیں رہی۔ تو کیا تم بھی اپنی ماں ہی کی طرح سوچتی ہو؟ وہ شاکی لہجے میں بولا۔ تمہیں میری اداکاری کا شوق اچھا نہیں لگتا؟ ایسی بات نہیں ہے ابو، وہ صفائی پیش کرنے والے انداز میں گہری سنجیدگی سے بولی۔ آپ کا جو بھی شوق ہے مجھے اس سے کوئی بھی مسئلہ نہیں، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ گھر کے اندر امن و امان کی فضا قائم رہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں میری جان، وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ میں بھی سکون کا حامی ہوں، لیکن تم نے دیکھا ہے نا جھگڑا تمہاری ماں ہی شروع کرتی ہے۔ جو بھی شروع کرتا ہو، فرزانہ نے بات ختم کرنے والے انداز میں کہا، لیکن یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے میری لاڈو، افضل نے ہتھیار پھینکنے والے انداز میں کہا، میں تمہاری خوشی کی خاطر برداشت کروں گا۔ شبانہ صبر کرنے کا عندیہ دے چکی تھی، افضل نے برداشت کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اس صبر اور برداشت کے کمبینیشن سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ اس گھر کی فضا میں اب امن و سکون قائم ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ چند روز خیریت سے گزرے ہوں گے کہ ایک نئے بھونچال نے افضل کی زندگی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ فرزانہ 9ویں کلاس سے 10ویں کلاس میں آ چکی تھی اور یہی امید کر رہی تھی کہ اس کی امی اور ابو کو عقل آ گئی ہے۔ وہ یہ سوچ کر فخر بھی محسوس کرنے لگتی تھی کہ والدین کے رویوں میں اس کی کوششوں سے مثبت بدلاؤ آیا تھا، لیکن اس وقت فرزانہ کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا جب افضل اور شبانہ کے درمیان ایک نئی اور خاصی سنگین محاذ آرائی کا آغاز ہوا۔ اس گھریلو جنگ کا مرکزی کردار تھا فرید حسین، پراپرٹی ایجنٹ، ان کا کرایہ دار۔ فرید حسین کی اس دکان میں بیٹھے ابھی 1 ماہ ہی ہوا تھا کہ افضل کی سماعت پر زہریلی خبریں دستک دینے لگیں۔ افضل ایک کمرو عام سی شکل کا آدمی تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں شبانہ کو خاصی برتری حاصل تھی۔ شبانہ بلا شک و شبہ دلکش حسن کی مالک ایک پرکشش عورت تھی، بقول شخص سے۔ اس ذیل میں افضل اس کا پاسنگ بھی نہیں تھا، اور جو کڑوی خبریں افضل کی سماعت کو چھید رہی تھیں ان کا تعلق فرید حسین سے تھا۔ فرید حسین
एक वजीह और शकील शख्स था। इसे गुफ्तगू का हुनर आता था। वो अपनी बातों से सामने वाले को, खुसूसन सिन्फ़े नाज़िक को बआसानी मुतासिर कर लेता था। और शुनीद ये भी थी कि अफजल की मनकूहा शबाना फरीद हुसैन की शख्सियत से बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। इब्तिदा में अफजल ने इन जिगरपाश खबरों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और इन्हें महज अफवाहें ही समझा। इसका दिल ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि शबाना इससे बेवफाई की मुर्तकिब हो रही थी, मगर इसके दिल की तस्लीम और रज़ा मुखबिरों की नज़रों में किसी अहमियत की हामिल नहीं थी। वो अपने दावों की तस्दीक के लिए अपने पास ऐसे ठोस सबूत रखते थे कि उन्होंने अफजल को शबाना की बेवफाई का यकीन दिलाने के लिए शुनीद के साथ दीद का भी बंदोबस्त कर दिया। शुनीद में जब दीद का भगाल लगा तो अफजल का दिमाग भग से उड़ गया। बेवफा बीवियों के शौहर मेरी नज़र में दुनिया के सबसे मजलूम इंसान होते हैं। अफजल ने अपनी दास्तान दिल फिकार जो मुझे सुनाई, इसमें बयान करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं दानिस्ता इस तफसील में नहीं जाना चाहता। आप थोड़े लिखे को ज़्यादा समझें और इस अम्र का यकीन कर लें कि अफजल ने शबाना को रंगे हाथों पकड़ लिया था। इसके बाद इस घर में जो तूफान बरपा हुआ होगा, इसका अंदाज़ा भी आप बखूबी लगा सकते हैं। इस मौके पर शबाना ने कसूरवार होने के बावजूद भी अक्लमंदी का सबूत देते हुए दुरुस्त लहजे में कहा, तुमने जो भी देखा वो तुम्हारी आंखों का धोखा है, तुमने जो सोचा वो तुम्हारे जहन का फतूर है, लेकिन मैं तुम्हारी इन घटिया और अहमकाना हरकतों की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं आज ही फरीद का डिपॉजिट उसके मुंह पे मारकर दुकान खाली कराती हूँ। इस फौरी फैसले के नतीजे में मेरा जितना भी नुकसान होगा वो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, मगर मुझे ये गवारा नहीं है कि तुम मेरे किरदार पर धब्बा लगाओ। किसी ने क्या खूब कह रखा है कि सच में बड़ी ताकत होती है और हक की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता, लेकिन इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले हालात और वाक़यात पर निगाह डालना भी ज़रूरी है, वरना शबाना जैसे चीखने चिल्लाने और गुस्से का इजहार करने वाले अफराद हमेशा सच्चे साबित हो जाएंगे। अगले रोज़ फरीद हुसैन से दुकान खाली करा ली गई। 2 रोज़ बाद वहां कपड़े की दुकान खुल गई। इस सूरत हाल में एक हैरत अंगेज बात यह देखने में आई कि फरीद हुसैन ने फिलफौर दुकान खाली कराने पर किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया था और न ही कोई मुतालबा किया था। वो चुपचाप अपना फर्नीचर और फाइलों वाली अलमारी एक सुजुकी में डालकर पता नहीं कहाँ रवाना हो गया था। इस दुकान में कपड़े का कारोबार करने वाले शख्स का नाम खुर्शीद भाई था। खुर्शीद भाई की उम्र 60 से ज़्यादा थी और उसकी रिहाइश अख्तर कॉलोनी में थी। 2 माह पल लगाकर उड़ गए। इस दौरान में अफजल और शबाना के माबैन बातचीत का सिलसिला तो शुरू हो गया था, लेकिन शबाना खासी खिंची खिंची रहती थी, जबकि अफजल के रवैये में किसी किस्म का खिंचाव देखने में नहीं आता था। उम्मीद तो यही की जा रही थी कि इस तनाव के साथ भी वो दोनों बहरहाल एक दूसरे से जुड़े रहेंगे और इनकी मुख्तसर सी 3 अफराद पर मुश्तमिल ये फैमिली खुशखुर्रम जिंदगी गुजारेगी, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि जैसे बदबख्ती हाथ धोकर अफजल के पीछे पड़ी हुई हो। तीसरे माह अफजल के इल्म में ये बात आई कि शबाना और फरीद के बीच मेल मिलाप का सिलसिला अब भी जारी है। अफजल को पता चला कि फरीद ने इसकी दुकान छोड़ने के बाद मंजूर कॉलोनी में स्टेट एजेंसी खोल ली थी और शबाना हफ्ते में एक आध बार फरीद की एजेंसी पर इससे मिलने जाया करती थी और कभी मौका महल देखकर अफजल की गैर मौजूदगी में फरीद भी शबाना से मिलने उसके घर आ जाया करता था। इन दिनों अफजल ने दिन में लंबी तान कर सोना छोड़ दिया था। वो अब दोपहर का खाना खाने के बाद ही नींद लिया करता था। सुबह से दोपहर तक वो घर में मौजूद नहीं होता था। वो अब फजर के वक्त सब्जी मंडी जाता था और दोपहर को वापस लौटता था। इस दौरान में फरजाना भी स्कूल में हुआ करती थी, लिहाजा जब भी शबाना को फरीद से घर में मुलाकात करना होती वो अपने ऑफिस से छुट्टी मार लिया करती थी। ऐसे ही एक रोज़ अफजल ने छापा मारकर फरीद को अपने ड्राइंग रूम में पकड़ लिया। इसके बाद वहां जो कुछ हुआ होगा वो आप बआसानी समझ सकते हैं। फरीद तो फौरन ही वहां से खिसक लिया था और वो मियाँ बीवी बुरी तरह एक दूसरे से उलझ पड़े थे। बेगैरती की भी कोई हद होती है शबाना, अफजल ने खुशीले लहजे में कहा, लगता है कि तुम्हारा ज़मीर मुर्दा हो गया है। बेगैरत होगे तुम और ज़मीर भी तुम्हारा ही मुर्दा हुआ होगा। शबाना भी जवाबन तन तनाकर बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो मेरे बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हो। मैं उल्टा सीधा सोच रहा हूँ हैं?
वो बीवी को आंखें दिखाते हुए बोला, मैंने अभी यहाँ पर अपनी आंखों से जो कुछ देखा है, क्या वो कोई ख्वाब था? तुमने ऐसा क्या देख लिया है बेवकूफ? शबाना ने उसकी आंखों में देखते हुए हकारत भरे लहजे में पूछा। तुम अपने दोस्त के साथ यहाँ रंगरलियां मना रही थीं। अफजल आपे से बाहर हो गया। ये देखा है मैंने। तुम्हारा सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आंखें भी खराब हो चुकी हैं अफजल। वो नफरत भरे लहजे में बोली, इतनी घटिया सोच के मालिक शख्स के साथ मैं एक लम्हा भी नहीं रह सकती। तुमने आज दूसरी बार मेरे किरदार पर कीचड़ उछाली है। अच्छा, तो मैं तुम पर कीचड़ उछाल रहा हूँ? वह अजीब से लहजे में बोला। अगर तुम्हारा जहन साफ है तो बताओ, वो शैतान यहाँ क्या करने आया था, और वो भी ऐसे वक्त जब घर में फजाना मौजूद है और ना ही मैं। इसकी एजेंसी ठीक तरह से नहीं चल रही। वो बदस्तूर ढिठाई से लबरेज गुस्सीले लहजे में बोली। यहाँ से जाने के बाद उसका काम जम नहीं सका। हमने इसे किसी नोटिस के बगैर फौरी तौर पर बेदखल कर दिया था। वो मुझसे कुछ पैसे उधार मांगने आया था। शबाना ने अपने तौर पर सूरत हाल को टैकल करने की कोशिश की थी, लेकिन अफजल चूंकि काफ़ी दिनों से इन दोनों पर रिसर्च कर रहा था और इस सिलसिले में उसने अच्छा खासा होमवर्क भी कर रखा था, लिहाजा वो शबाना की लंगड़ी वजाहत से मुतमईन नहीं हुआ और मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, बहुत खूब। एक ऐसा नामाकूल शख्स जिसके नाम की वजह से तुम्हारे किरदार पर पहले भी धब्बा लग चुका है, वो तुमसे उधार मांगने आया और तुमने उसे बड़ी इज्जत से ड्राइंग रूम में बिठा लिया। सुभान अल्लाह। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए तंजिया लहजे में बोला, ओहो, अब समझ में आया। इस बेचारे की एजेंसी ठीक तरह से चल नहीं रही। जब भी तुम अपने भाईजान की एजेंसी को पुश देने के लिए हफ्ते में एक आध चक्कर मंजूर कॉलोनी का भी लगा लेती हो। क्या बक रहे हो? वो तेज के आलम में पूछने लगी। तुमने फरीद को मेरा भाई क्यों कहा? इतनी ज्यादा भाई की फिक्र किसी बहन ही को हो सकती है, अफजल ने जहरखंद लहजे में कहा, या फिर किसी दोस्त की फिक्र। अगर अब तुमने एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी, शबाना ने गरज कर कहा। आज पता चला कि तुम मेरी जासूसी करते रहते हो। गोया पानी नशे में बह रहा है और भर भी रहा है, अफजल ने जलती पर गैसोलीन छिड़कते हुए तेज लहजे में कहा। जब घर की कुतिया चोरों के साथ मिल जाए तो फिर इसकी जासूसी नागुज़ीर हो जाती है। तुमने मुझे कुतिया कहा? वो फुनकारी। किरदार के एतबार से तुम एक कुतिया की बराबरी करने के भी लायक नहीं हो शबाना। वो दांत कचकचाते हुए सनसनीखेज लहजे में बोला, मुझे सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम मेरी बेटी की माँ हो। कहाँ की माँ, कहाँ की बेटी और कहाँ की सारी जिंदगी? शबाना ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए हिकारत आमेज लहजे में कहा। मैं तुम जैसे लानती किरदारों पर थूकना भी पसंद नहीं करती, लेकिन मैं पसंद करता हूँ, अफजल ने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर बिजली किसी सूरत से इन नाजेबा अल्फाज में इजाफा कर दिया, आह थू। अफजल का फेंका हुआ थूक शबाना के चेहरे पे जाके गिरा। वो गुस्से से पागल हो गई।